स्टार्ट बेटा। आवाज आ रही है? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, जल्दी से बता दो। चश्मा पहन लेता हूं मैं। स्टार्ट करें बेटा? चलें? स्टार्ट कर रहे हैं। कौन से डाउट नहीं देख रहा हूं? एक काम करेंगे, आपके जो भी होंगे वहां पर डाउट देख लेंगे एक बार। ठीक है, ऐप पर कौन से डाउट देखने हैं? अच्छा, जो उसमें होते हैं आप भेजते हो, मैं देख लेता हूं उसको। ठीक है, कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उसको ले लूंगा। ठीक, चलें स्टार्ट करें। हाँ, शायद बैग में होगा, एक बार देख ले, बैग में होगा। मुश्किल है वैसे तो। हाँ बेटा, स्टार्ट करें। यस। सुमंत सिंह राजपूत, मैंने देख लिया आपका कमेंट। हाँ ना, उसका करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका नहीं चल रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का चल रहा होता, नहीं तो बहुत सारे होते। यस। आज या कल में रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। देखो, मैं एक दो चीजें आपको बता देता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने नीट दिया था, जैसा ही रिजल्ट आएगा हम आपको गूगल फॉर्म देंगे, उसमें एक बार अपने रैंक भर देना, अपने नंबर और रैंक। उससे आपको आइडिया लगने लग जाएगा, क्योंकि क्या होगा, हम कंपाइल कर देंगे आपके हिसाब से कि किस रैंक पे किसको क्या मिल सकता है ना। यस। यस। चले, टेस्ट का सिलेबस बेटा आपका सेल मेम्ब्रेन तक आना चाहिए, थोड़ा बहुत सेल मेम्ब्रेन की चीजें आ जाएंगी, है ना। यस। सेल थ्योरी और थोड़ा बहुत सेल मेम्ब्रेन। चालू करते हैं बेटा, फटाफट से चालू करते हैं। एक बार करें, स्टार्ट करें। कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। करें, चलिए। हमने यूकैरियोटिक सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने बता दिया था। सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, और लिपिड कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है मेरे पास? ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक चेन होती है। यस, है ना। और ये ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड का, दोनों को जोड़ देते हैं। आपको अगर याद आ रहा हो, यहां पर ग्लिसरॉल पे इस OH पे फैटी एसिड जुड़ेगा, OH पे फैटी एसिड जुड़ेगा, यहां फॉस्फेट जुड़ेगा। इस तरीके से क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड बनता है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया था, डीप कॉन्सेप्ट समझाया था कि मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है। सबसे पहले हमारे पास ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल पर फैटी एसिड और फॉस्फेट जुड़ता है, तब जाकर उसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड। फटाफट से इसका डोपा सॉल्व कर लेते हैं। और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल सेल, ऑल प्लांट सेल, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। बेटर ऑप्शन है, अगर मुझे ऑल मिल गया तो ठीक है, अगर यहां ऑल नहीं होता तो मैं ए मार्क कर देता, ऑल आ जाएगा। प्रोटोप्लास्ट डिफर फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म इन, प्रोटोप्लास्ट में मेम्ब्रेन होगी, प्रोटोप्लाज्म में नहीं होती, सी आ जाएगा। यस, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है, सेल वॉल तो दोनों में नहीं होती। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लास्ट टुगेदर, इन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बच्चे का डाउट भी था क्या सर इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती? होती है, पर नॉर्मली हम दोनों तरह के लिक्विड को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। साइटोसोल ऑफ सेल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। यस, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म तो अलग अलग होता है। सेंट्रोसोम एंड डैश प्रेजेंट इन एनिमल सेल। हाँ भाई, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती, लार्ज वैक्यूल नहीं होता। एनिमल सेल में क्या मिल जाएगी? सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी। आगे आ जाते हैं। ऑर्गेनली हैविंग राइबोसोम इज, सभी प्रकार की ऑर्गेनल में, रूट देखो मेरी बात सुनो, ऑर्गेनल हैव राइबोसोम इन, अरे
ऑर्गेनल हैव राइबोसोम इन डैश सेल। अच्छा, कौन सी ऑर्गेनल है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा? डैश सेल पूछा हुआ है रूट सेल में। तो रूट सेल में मेरे पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ऑर्गेनल हैव राइबोसोम मतलब एक ऑर्गेनल में राइबोसोम है, किस प्रकार के सेल में? यहां ये दोनों नहीं हो सकते आंसर, क्योंकि ये तो ऑर्गेनल है। ईस्टर बॉन्ड कहां प्रेजेंट है? फैट, डाइग्लिसराइड, फोस्फोलिपिड, सब में ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड में 2 ईस्टर है, एक फॉस्फेट है, डेरिवेटिव ऑफ डाइग्लिसराइड है। फैटी एसिड इज पोलर, फैटी एसिड इज पोलर, फैटी एसिड इज पोलर। फैटी एसिड क्या होता है? पोलर होता है। यस, फैटी एसिड क्या होता है? पोलर होता है। सही है। तो हमने यहां पर क्या लिखा है? फॉस्फोलिपिड नॉट ट्रू, 2 ईस्टर बॉन्ड, 1 फॉस्फेट, डेरिवेटिव ऑफ डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड इज पोलर। ये ठीक है बेटा, फैटी एसिड पोलर नहीं होते। हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ फैट इज, हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या है फैट इसका? फैटी एसिड है। अब चेक करो फटाफट से। नहीं, हाइड्रोफिलिक नन आएगा, नन आएगा क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। यस, यस, एक बार चेक कर लो, डी आएगा नन। एक बार चेक कर लो सर, सेकंड का 2 होगा ना? सेकंड का 2 होगा, एक बार चेक कर लू मैं। प्रोटोप्लास्ट डिफर क्यों? प्रोटोप्लास्ट में भी सेल वॉल कहां होती है? प्रोटोप्लास्ट में सी आएगा बेटा। और कोई किसी का डाउट? जल्दी 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 फास्ट आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी फास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन का पूछा था डिफरेंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस पूछा था, वही बता देता हूं। टेस्ट के सिलेबस में सेल मेम्ब्रेन तक आना चाहिए सर। 6th क्वेश्चन, ऑर्गेनल, असल में क्या हुआ है, क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनल के अंदर राइबोसोम होता है, ये किस सेल में मिलता है? यहां सेल लिखा हुआ है, तो रूट सेल में मिलेगा, ये तो ऑर्गेनल है। ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत है। चलें आगे। लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ये ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड, फॉस्फेट जो है ये क्या है? फैट के अंदर, तो देखो फैट के अंदर ये दो चीजें होती हैं, फैट ये दोनों है, फैटी एसिड भी होता है, ट्राइग्लिसराइड, वो तो हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए डी आएगा। अब आगे की पढ़ाई कर रहे हैं चालू, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं डिटेल में, सुनेंगे ध्यान से, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुने। अब यहां से पूरा फोकस करके कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान से देखेगा, जब मैं पूछूंगा डाउट पूछो तो डाउट पूछना है। रेडी? करें स्टार्ट। सेल मेम्ब्रेन आज पूरा पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, आपके दिमाग में सारी चीजें सेट करेंगे। आज कुछ अच्छी चीजें और बताएंगे, लेवल अप करेंगे आपका, आपको फील हो जाएगा कि मैं एग्जैक्टली आपको लेवल अप करके कैसे बता रहा हूं। करें स्टार्ट? ठीक है, फर्स्ट पीपीटी है आज की, है चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात करनी है सेल मेम्ब्रेन की। अभी तक आपको अगर, तो मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारी जगह इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, पर हम नॉर्मली एनसीईआरटी फॉलो करते हुए इसे सेल मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, इनमें भी मेम्ब्रेन है, तो इसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं बेटा कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास सभी प्रकार के लिविंग सेल्स में मिलती है। कुछ जगह इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम सेल मेम्ब्रेन ही लिखेंगे। हम ये बोलते हैं कि एक टर्म है हमारे पास बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक तरह की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, पर सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर होती है, उसके अलावा ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन भी होती है। अब कहानी कैसे स्टार्ट होती है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आप सबने पढ़ा है कि 1831 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप यूज करके एक न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर देख लिया था। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद क्या हुआ, स्किल्डन शिवान ने कुछ कुछ डिटेल बताई। इवन शिवान ने बोल दिया था कि एनिमल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बाद में हमने सेल मेम्ब्रेन बोला उसको, ये शिवान ने बोल दिया।
अब सेल मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा पतली होती है कि उसको आप किसी नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख ही नहीं सकते। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, मेरी बात समझो ध्यान से, तो सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं डिस्कवरी की बात करता हूं कि मेरे को उसके बारे में कैसे पता चला, बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ कि उसकी डिटेल स्ट्रक्चर कैसे पता चला, आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैं एक बार अपनी बात को फिर रिपीट करूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सेल मेम्ब्रेन कहां मिलती है, इन ऑल लिविंग सेल, इन ऑल लिविंग सेल, सभी प्रकार के लिविंग सेल में हमारे पास क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन मिलती है। क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन मिलती है। सभी प्रकार के लिविंग सेल में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मिलती है। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल नेचर। केमिकल नेचर किसका है बेटा, इसका लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन, ये दो चीजें हम लोग लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन के केमिकल नेचर को लेके। लिपिड कौन से वाला, फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन इसका केमिकल नेचर है, इसका केमिकल नेचर है। अब एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप किसी नॉर्मल सेल की सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करना चाहते हो, देखो मेरी बात सुनो, आप इसकी डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी नहीं कर सकते। एक्चुअल में क्या होता है, ये बहुत थिन होती है। क्या होती है, बहुत थिन होती है। नॉट पॉसिबल टू स्टडी डिटेल स्ट्रक्चर, नॉट पॉसिबल टू स्टडी, क्या स्टडी डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर कैसे, बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप हमारे पास हैं उनसे इनका डिटेल स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ सकते। तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सेल लिया, हमने क्या किया, सो वी यूज आरबीसी। तो हमने क्या यूज किया, आरबीसी यूज किया, आरबीसी यूज किया, ठीक है, आरबीसी यूज किया टू स्टडी, टू स्टडी क्या पढ़ना था हमने, टू स्टडी किसका, मेम्ब्रेन, अबाउट मेम्ब्रेन। तो हम कौन सी स्टडी करते हैं, अबाउट मेम्ब्रेन। मेरी बात सुनना ध्यान से, हम किस प्रकार की स्टडी करते हैं थोड़ा सा बताता हूं मैं, एक बार मेरी बात सुनेंगे सब लोग, एक बार रिपीट करूंगा फिर से सुनेंगे। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सभी प्रकार के लिविंग सेल्स में मिलता है। सेल मेम्ब्रेन का अगर आपसे कोई केमिकल नेचर पूछे तो लिपिड और प्रोटीन उसका केमिकल नेचर है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है बेटा कि सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, वो विजिबल होगी ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैसे विजिबल होगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पतली चीज का भी डिटेल स्ट्रक्चर दिखा सकता है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया तो हमने क्या किया, एक ऐसा सेल लिया जिसमें कोई और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वाई वी सिलेक्टेड आरबीसी, आरबीसी इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उसमें कोई और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ना ईआर है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्जी बॉडी है, ना न्यूक्लियस है, इसीलिए हमने आरबीसी लिया। अब आरबीसी मैंने लिया, मेरी बात सुनो, आरबीसी लिया, अब आरबीसी के अंदर क्या भरा हुआ है बता, आरबीसी के अंदर भरा हुआ है हेमोग्लोबिन, रेड कलर का हम बोल सकते हैं हेमोग्लोबिन है, मान लेते हैं। अब हमने क्या किया, हम चाहते हैं इसकी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना। तो इसके बारे में पढ़ना एक तरीका तो है मैं किससे देखूं, माइक्रोस्कोप से। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका, मैं कोई कमेंट नहीं देख रहा हूं, जब बोलूं तब करना। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको तोड़ लूं। तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो इस पे हथौड़ा मार दो, एक तरीका क्या है, इसको ऐसे सॉल्यूशन में रखो कि सेल फट जाए। कब सेल फटेगा, जब सेल के अंदर पानी जाएगा। पानी कब जाएगा, जब सॉल्यूशन कैसा हो, जिसमें नमक, सॉल्ट, सॉल्यूट कम हो, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब मैं सेल को रखूंगा तो वो फट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही, फट जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ूंगा। तो ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं इसे केमिकल या बायोकेमिकल स्टडी कहते हैं। अगर आरबीसी काम कर रहा होता, उसकी मेम्ब्रेन काम कर रही होती, तो उसे कहते फिजियोलॉजिकल स्टडी। फिजियोलॉजिकल स्टडी का मतलब होता है मैं मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी मैं मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं,
तो कौन सी स्टडी बोलेंगे? बायोकेमिकल और केमिकल स्टडी। तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, हम क्या लिख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत थिन होती है, तो मैं नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकता। स्टडी डिटेल स्ट्रक्चर बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो वी यूज टू स्टडी आरबीसी टू स्टडी अबाउट मेम्ब्रेन। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन है कि आरबीसी जो है उसमें लैक एनी अदर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, एनी अदर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सही है, अदर देन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके अलावा हम कौन सी स्टडी करेंगे बेटा? हम करने वाले हैं बायोकेमिकल, बायोकेमिकल और केमिकल स्टडी। क्या हम फिजियोलॉजिकल स्टडी करने वाले हैं? नहीं करने वाले। हम फिजियोलॉजिकल स्टडी नहीं करने वाले। मेरी बात सुनो, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड बायोकेमिकल स्टडी। केमिकल का मतलब हम सिंपल देख रहे हैं कौन कौन सा केमिकल है। जब बायोकेमिकल स्टडी में आऊंगा तो मैं और ज्यादा डीप जाऊंगा और ये देखूंगा क्या कुछ और केमिकल्स भी प्रेजेंट है। यस, तो मैंने क्या किया, मैंने एक आरबीसी ले लिया और आरबीसी जो लिया उसको ऐसे सॉल्यूशन में रखा जहां पर नमक कम था, सॉल्यूट बाहर कम था। ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में रखने के बाद, हाइपोटोनिक में रखने के बाद पानी इसमें एंटर करेगा और सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? इस तरीके से फट जाएगा। सेल मेरे पास क्या हो गया? बर्स्ट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं इसकी बायोकेमिकल एंड कौन सी स्टडी कर सकता हूं? बायोकेमिकल और केमिकल स्टडी करूंगा। फिजियोलॉजिकल स्टडी नहीं करूंगा क्योंकि सेल फट चुका है, मैं फंक्शन नहीं पढ़ सकता। क्लियर है? तो अब किसका मतलब यह हुआ कि डिटेल स्ट्रक्चर हमें कब पता चला? डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर कब पता चला? आफ्टर 1940s, आफ्टर 1940s, व्हेन एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आना, एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अकर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अकर, जो बैठ के तोते उड़ा रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अकर। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आया बताओ। 1940 के बाद से या 1950s लिख देते हैं। हाइपो का मतलब हो रहा है, हाइपो का मतलब होता है लेस सॉल्ट, लेस सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट कम है तो पानी जाएगा सेल के अंदर। यस, 1950s कर देते हैं। 1950s का मतलब 40 कुछ करके। यस, कोई दिक्कत? नहीं समझा? नीट एस्पिरेंट बेटा नहीं समझेगे कोई मतलब नहीं, टॉपिक बताएगा, नहीं समझ में आया बेटा? हाइपोटोनिक नहीं समझ में आया? अच्छा रुक रुक, अब इधर देख, जो जो बच्चे को नहीं समझ में आया इधर देख, ध्यान से सुन। ये सॉल्यूशन, ये आरबीसी है। आरबीसी में नमक सॉल्यूट ज्यादा होगा, तो जब सॉल्यूट ज्यादा होगा तो इसको कहेंगे हाइपरटोनिक, तो बाहर को बोलेंगे हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम, अरे हाइपर का मतलब ज्यादा होता है, टोनिक का मतलब होता है नमक, तो पानी एंटर करता है। अगर अंदर हाइपोटोनिक है, अंदर क्या है? हाइपोटोनिक है, बाहर क्या है? हाइपरटोनिक है, तो क्या होगा? तो पानी बाहर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? क्या इतनी बात समझ में आ गई है? क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है। आरबीसी में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता बेटा। मैं रिपीट करूंगा एक बार सारा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर से सुनेंगे। आरबीसी मेम्ब्रेन कहां मिलती है? सभी प्रकार के लिविंग सेल में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों। केमिकल नेचर क्या है? लिपिड प्लस प्रोटीन है। डिस्कवरी कैसे हुई है हमारे पास मेम्ब्रेन को लेके? हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, बहुत पतली होती है, तो इसको मैं डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ सकता। किससे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो हमने क्या किया? हमने आरबीसी लिया,
उसको तोड़ना क्यों जरूरी है? नहीं तो आप इस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ ही नहीं पाओगे। डैमेज करना जरूरी है। डैमेज कैसे करोगे? पत्थर से, ईटा से नहीं तोड़ना है। हमें चाहिए कि इसके अंदर पानी घुस जाए। पानी कब घुसेगा? जब इसमें नमक ज्यादा हो, बाहर नमक कम हो। बाहर नमक कम को बोलेंगे हाइपोटोनिक, अंदर ज्यादा को बोलेंगे हाइपरटोनिक। पानी जाने से सेल फट गया। अब आप क्या कर सकते हो? बायोकेमिकल और केमिकल स्टडी। बायोकेमिकल स्टडी का मतलब है ये मार्कर प्लास्टिक का बना है। फिजियोलॉजिकल स्टडी का मतलब है इससे लिखते हैं। तो फिजियोलॉजिकल स्टडी का मतलब ये क्या काम करता है, मेरी बात समझो ध्यान से। क्या काम करता है? यस, यस, मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम ये कह रहे हैं बेटा कि डिटेल स्ट्रक्चर कब पता चला? जब माइक्रोस्कोप आ गया। कौन से वाला? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, उसके बाद डिटेल स्ट्रक्चर पता चला। ठीक है। पानी कब बाहर आएगा? जब सॉल्यूशन कैसा हो? हाइपरटोनिक। जब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो तो पानी अंदर जाएगा। बायोकेमिकल और केमिकल स्टडीज, है ना? बायोकेमिकल और केमिकल स्टडीज का मतलब समझ में आ रहा है? बायोकेमिकल और केमिकल स्टडीज का मतलब समझ में आ रहा है? यस। बेटा डीएनए नहीं है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है तो प्रोकैरियोट। अरे भाई मेरे को एक चीज बता जरा, तो सुनिए ध्यान से, सुन ध्यान से। ये आरबीसी किसका जन्म किस घर में हुआ था? प्रोकैरियोट। यूकैरियोटिक सेल है ना, पहले न्यूक्लियस था अब नहीं है, तो ये प्रोकैरियोट हो जाएगा। क्या लॉजिक है भाई ये? हाँ, बस्ट होने पे स्ट्रक्चर खराब नहीं होता, होने दे, मुझे तो केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है। मान ले प्लास्टिक का बना वही टूट गया तो क्या फर्क पड़ता है? बना तो प्लास्टिक का ही है ना। हम बायोकेमिकल केमिकल स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि फट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? अगर सेल को डैमेज नहीं करना है ज्यादा, तब आप उसकी फिजियो, एक तरीका और होता है कि हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा डैमेज करते हैं। फिर हम चाहते हैं कि उसकी मेम्ब्रेन पर कौन से चैनल हैं आरबीसी के पढ़ सकें। वो तभी पॉसिबल है जब बहुत ज्यादा डैमेज ना हो। क्लियर है अब क्लियर है? यस। आरबीसी बेटा एक समझ नहीं रहे हो तुम। हम आरबीसी को तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आरबीसी की मेम्ब्रेन या किसी भी सेल की मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देख सकते। आरबीसी तो दिखेगा। बेटा बायोकैम और कैम लगभग एक जैसी चीज है। हाउ आरबीसी गेट एनर्जी? ग्लाइकोलिसिस। साइटोप्लाज्म में होती है। क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। यस। और सवाल? देखो तुम्हारे सारे डाउट बता रहा हूं मैं। यस। हाँ, आरबीसी में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, जबकि वो खुद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। कितनी अजीब सी बात है ना? है? आरबीसी का रेस्पिरेशन एरोबिक नहीं है, जबकि वो खुद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसा नहीं है? आप सोचो जरा कितनी स्ट्रेंज चीज है। आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। समझ रहे हो? आरबीसी के अंदर क्या नहीं है? ना गोल्जी बॉडी है, ना ईआर है, ना न्यूक्लियस है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो नहीं रहा, वो ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा, जबकि वो खुद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे वो जो घर बनाने वाले मजदूर होते हैं बेचारे, वो लाइफ भर दूसरे के लिए घर बनाते हैं, जबकि उनके खुद के पास घर नहीं होता। ये कुछ उस तरीके का एक्चुअल में। तो अगर आप ध्यान से समझोगे ना, चीजें समझ आएंगी, लॉजिकल फील होंगी। भाई आरबीसी ही क्यों लिया? क्योंकि उसमें कोई और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं है। क्या हम कुछ और भी ले सकते थे? ले सकते थे, पर बेटर वो है क्योंकि आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा सेल लो जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। यस। सही है। यस। सही है बेटा। चले आगे, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो बेटा। लिख लिया?
लिख लिया, चलें आगे, यहां तक ठीक है। राइबोसोम होता है, हाँ होता है, राइबोसोम होता है, हाँ। चलें, चलिए नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी फास्ट। बेटा एनिमल सेल में शेप कहां से आती है? साइटोस्केलेटल एलिमेंट से। कुछ शेप तो साइटोप्लाज्म देता है। अच्छा, अब क्या हुआ हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे। अब देखो हमने क्या किया, मेरी बात सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब आगे बढ़ाऊं, आगे बढ़ा रहा हूं। देखो ये मान लो आरबीसी है, हमने इसकी मेम्ब्रेन तोड़ ली। अब हम देख रहे हैं मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन दो केमिकल की बनी है। एक का नाम है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड समझ में आता है आपको? जल्दी बताओ बेटा, फॉस्फोलिपिड समझ में आता है आपको? जल्दी बताओ, मैं रिपीट करता हूं एक बार, फिर से रिपीट करता हूं। मेरे पास मान लो ये आरबीसी है, मैंने इसकी मेम्ब्रेन डैमेज कर दी। मैंने देखा कि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज होता है मैंने उस दिन भी समझाया था। ऐसे फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज होगा कि जो उसका पोलर वाला पार्ट है, पोलर समझ में आता है, जो पानी में घुलता है, वो बाहर की तरफ है। ये भी पोलर वाला पार्ट बाहर की तरफ है। जो नॉन पोलर क्या है, फैटी एसिड है या नॉन पोलर टेल है, वो अंदर की तरफ है। उससे फायदा क्या होगा कि ये जो नॉन पोलर टेल है ये पानी के कांटेक्ट में आने से बच जाएंगे। मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने आरबीसी की बायोकेमिकल और केमिकल स्टडी करी, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीसी, क्योंकि आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसमें कोई और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जब हमने आरबीसी को स्टडी किया तो सबसे पहले हमें यह पता चला कि मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी होती है, एक फॉस्फोलिपिड और साथ में प्रोटीन। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो एक बाई लेयर की फॉर्म में होता है, डबल लेयर की फॉर्म में होता है। इसका मतलब यह है कि जो लिपिड है उसका, उसकी जो फैटी एसिड है, वो अंदर की तरफ होते हैं, ये पोलर हेड और ये पोलर हेड बाहर की तरफ होते हैं। इस अरेंजमेंट से क्या होता है कि ये जो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड हैं ये पानी से दूर हो जाएंगे। मतलब ये पानी के कांटेक्ट में, पानी ना बोल के हम बोलेंगे एक्वस एनवायरनमेंट, उसके कांटेक्ट में नहीं आते। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आरबीसी के पास जो मेन चीज है लिपिड में, ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में इसको हम कहते हैं पोलर हेड। पोलर हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक समझ में आता है? वाटर लविंग है, पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। और इसको कहते हैं टेल। टेल किसकी बनी है? फैटी एसिड की। किसकी बनी है? फैटी एसिड की। और ये कैसा होता है बेटा? हाइड्रो, कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। कैसा हो रहा है बेटा? ये हाइड्रोफोबिक होता है। आपको समझ में आ रहा है? ये कैसा है हमारे पास? ये हाइड्रोफोबिक है। ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोफोबिक है। क्लियर? हाइड्रोफोबिक है। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सुनना ध्यान से। अब हमने क्या किया है, अब हमने क्या किया है, सुनना इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। अब हमने क्या किया है, हमने देखा है कि लिपिड ऐसे अरेंज है कि जो हाइड्रोफोबिक है वो अंदर की तरफ है, जो भी हाइड्रोफोबिक है वो किधर है? अंदर की तरफ है। और ये जो है पोलर हेड, ये बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ का मतलब हुआ ये किसके कांटेक्ट में है? कांटेक्ट विद एक्वस एनवायरनमेंट। कांटेक्ट विद एक्वस। इधर भी पानी है और उधर भी पानी है। यहां भी पानी होगा बेटा, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। समझो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है
कि सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, आप मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, दो चीजों की बनी हुई है मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मेन लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जिसमें मुझे क्या मिलेगा? जिसमें मेरे पास एक पोलर हेड है, समझो ध्यान से, पोलर हेड है और कितनी टेल हैं? पोलर हेड है और हाइड्रोफोबिक दो टेल हैं। कितनी टेल है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या है? टेल है। यस, ये चीज है। अरेंजमेंट ऑफ लिपिड कैसी है बेटा? कैसी है? कैसी है कि जो टेल है ना, जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ है। हाइड्रोफोबिक टेल क्या है? अंदर की तरफ है, इनर साइड है। यस, इनर साइड है। एंड पोलर हेड, पोलर हेड किधर है? आउटर साइड है, बाहर की तरफ है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये जो अंदर का पार्ट है, समझो इस बात को, इससे क्या होगा? ये जो अंदर का पार्ट है ये पानी से बच जाएगा। तो दिस एंश्योर हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट इज अवे, अवे मतलब दूर, अवे फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। अगर किसी को स्टार्टिंग का लेक्चर याद है तो मैंने ये बताया भी था किस तरीके से मेम्ब्रेन बनती है। याद आ रहा है किसी को? फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था। यहां तक कोई दिक्कत है? ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? बेटा हाइड्रोफोबिक ये होता है, ये दोनों हाइड्रोफोबिक हैं। ये अंदर की तरफ आते हैं क्योंकि ये फैटी एसिड के बने हैं। फैटी एसिड एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो पानी को रिपेल करता है। ये पोलर हेड फॉस्फेट की वजह से चार्ज है, तो ये दोनों अंदर की तरफ आ गए। जैसे अगर मैं किसी सेल की बात करूं, किसी सेल की, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो मेरे पास ये पोलर हेड जो हैं, ये सब पोलर हेड ऐसे इधर भी हैं और इधर भी हैं, ऐसे पोलर हेड है। और जो टेल है वो अंदर है इसके। तो इस तरफ साइटोप्लाज्म है। आप समझो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, मैं आपको, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लो मैं कहता हूं कि यहां पर पोलर हेड है, यहां पोलर हेड है, यहां पोलर हेड, यहां पोलर हेड, यहां पोलर हेड है, और उसके साथ आपके पास जो हमारे पास इस तरीके से ये टेल है, आपको पता चल रहा है ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेल है वो अंदर आ गई। और ये वाला चीज क्या है? ये वाला चीज क्या है सर? ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये आउटसाइड सेल है। तो आउटसाइड सेल भी मेरे पास क्या होता है? पानी होता है। यस और नो? और इनसाइड भी मेरे पास क्या होता है? पानी होता है। यस, पानी मतलब एक्वस एनवायरनमेंट। तो एक्वस के कांटेक्ट में क्या है? आप देखो ध्यान से, एक्वस के कांटेक्ट में हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो, एक्वस के कांटेक्ट में हमारे पास, एक्वस समझ में आता है पानी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे अंदर भी मेरे पास ये एक्वस के कांटेक्ट में पोलर है, बाहर भी एक्वस के कांटेक्ट में पोलर है। तो ये जो नॉन पोलर है ये पानी से दूर हो गया। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अंदर का मतलब हो गया सेल के अंदर, अंदर का मतलब है मेम्ब्रेन के अंदर। तो हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, क्या लिख रहे हैं फिर से पढ़ेंगे। हमने ऑब्जर्वेशन करी है केमिकल और बायोकेमिकल स्टडीज के बाद, सेल मेम्ब्रेन मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन मेनली किसका बना है? लिपिड एंड प्रोटीन का। मेन लिपिड इज फॉस्फोलिपिड, जिसमें पोलर हेड है, आप समझो, जिसमें क्या है? पोलर हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। अब ये हाइड्रोफोबिक टेल किसकी बनी है? कौन बताएगा? ये बनी है फैटी एसिड की। किसकी बनी है? फैटी एसिड की। किसकी बनी है? फैटी एसिड की। यस और नो? अरेंजमेंट ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफोबिक टेल इनर साइड, पोलर हेड आउटर साइड। उससे क्या होगा? जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो पानी से दूर हो जाएगा। यस और नो? अब क्या है देखो बेटा, उसके बाद हमें पता चला ऑल्सो है प्रोटीन, जो है मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी है और साथ में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। अब रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड की हम लोग बात करेंगे। अब जरा सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड ये वेरी करता है मेम्ब्रेन में, वेरी इन मेम्ब्रेन। मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी की कौन सी मेम्ब्रेन?
सर आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन, और कोई मेम्ब्रेन होती है नहीं सर। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन ही सेल मेम्ब्रेन है। उसमें मेरे पास 52% क्या है, प्रोटीन है। 52% क्या है, प्रोटीन है। मेरे पास 40% क्या है, लिपिड है। और जो 8% है उसमें मेरे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या किया, जब आरबीसी को केमिकली एनालाइज किया तो परसेंटेज निकल के आई। ये परसेंटेज सेल मेम्ब्रेन में भी वेरी करती है। मैं आपको एक ऐसा सेल का उदाहरण बता रहा हूं जिसमें लिपिड 70% तक चला जाता है, वो है न्यूरॉन। आपने पढ़ा है न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, और वो कौन से वाला, माइलिनेटेड। माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें 70% तक क्या चला जाता है, लिपिड चला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक ऐसी बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन नहीं, एक ऐसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बना बताता हूं जिसमें प्रोटीन की परसेंटेज बहुत हाई है। आरबीसी की इनर, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, वहां पर 70% तक वो चला जाता है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम कर रही है। जो भी मेम्ब्रेन जितना ज्यादा काम करेगी, फंक्शन करेगी, उतना ज्यादा उसमें क्या ज्यादा होगा, प्रोटीन ज्यादा होगा। यस बेटा, माइलिन का लिपिड बढ़ाने से, वो याद करो, साल्टेटरी कंडक्शन में हेल्प मिलता है। याद है किसी को, माइलिनेटेड न्यूरॉन में? यस, यहां तक समझ में आ रहा है? यस। आरबीसी में जो 52% प्रोटीन है, इसका मतलब आरबीसी की मेम्ब्रेन पर बहुत काम होता है, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे पंप, काफी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। यस। यस। ठीक है, नोट कर लो एक बार जल्दी से, नोट कर लो एक बार जल्दी से, आगे चलेंगे। नोट कर लो जल्दी से बेटा, जल्दी कर लो। लिख लिया? हो गया बेटा, जल्दी बताओ। चले, लिख लिया? लिख लिया? सेल मेम्ब्रेन में दोनों साइड पोलर हेड हाइड्रोफोबिक होते, पोलर सेड हाइड्रोफिलिक है भाई। पानी कैसे जाता है बेटा, पानी छोटी चीज होती है, निकल जाता है। हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन मेम्ब्रेन शो मेम्ब्रेन इज हाईली एक्टिव, सही है। यहां तक लिख लिया? डोपा सॉल्यूशन दे दो, बता तो दिया, आप कितना बताऊंगा। न्यूरॉन्स में लिपिड ज्यादा क्यों है बेटा, प्लेन क्रैश, और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कल। क्या हुआ था जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, प्लेन क्रैश वाली, तो मेरे एक बच्चा है शायद 2020 या 21 बैच का, रत्नम नाम है उसका,
मैंने टाइप किया हुई क्या होता है, मैं कुछ सर्च करता हूँ तो मैंने वो कॉलेज भी डाला है ना, बीजे मेडिकल कॉलेज करके ऐसे। तो वो बच्चा उसी कॉलेज का था, तो उसने मतलब रिप्लाई किया कि सर मैं सेफ हूँ, है ना। मैं बस यही था कि मैं एक बार पूछूं वो कैसा है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया अचानक से। तो मैंने उसको मैसेज किया तो उसका रिप्लाई आया सेफ हूँ। बात नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर थोड़ा सा वैसा सा माहौल है ना, कि मतलब सारे मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर वगैरह सब लोग को वहां पर बुला लिया गया है, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे, कि ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। यस। हाँ। यस। चलें। चलो आ जाओ, चलते आगे चले। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे है, क्या क्या चीजें और होती हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन में क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट है, समझो। तो हमारे पास देखो ध्यान से, अब मैं स्ट्रक्चर पे आ जाता हूं। मैं स्ट्रक्चर पे आ जाता हूं, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन में जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं केमिकल की। क्या क्या केमिकल्स हैं, है ना, केमिकल स्टडी करी है हमने। कौन सी स्टडी करी है अभी, केमिकल या बायोकेमिकल स्टडीज करी है। तो हमारे पास जो लिपिड प्रेजेंट होता है, समझना, सबसे पहले हमारे पास जो लिपिड होता है, लिपिड दो तरीके का है। एक है मेन लिपिड। मेन लिपिड है फॉस्फोलिपिड, जो मेम्ब्रेन को मेन बनाता है। उसके अलावा एक और लिपिड होता है जो जो नॉर्मली एनिमल सेल में मिलता है, मैमेलियन सेल में, वो होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बेटा उसमें नहीं मिलता, बैक्टीरिया में नहीं मिलता। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का लिपिड है, ठीक है, कम अमाउंट में होता है। कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी के लिए काम करता है मेम्ब्रेन की। तो ये एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में मिलता है पर वैसे एब्सेंट होता है। तो एब्सेंट इन बैक्टीरिया सेल, पर फॉस्फोलिपिड जो है वो सब में मिलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। दूसरी चीज जो मेरे को मिलेगी वो होती है शुगर। समझो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जैसे मेरे पास ये लिपिड की बाइलेयर, ये फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड। अब आपको क्या दिखेगा, ये प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन के अंदर है, पूरी ऐसे फुली बरीड है, या ये पार्शली बरीड है। तो ये दोनों प्रोटीन हो गई, सही है। एक ऐसी प्रोटीन होती है जो किससे लगी है, पोलर हेड से। इसको हटाना आसान होता है, इसको रिमूव करना आसान होता है। तो इसको हम कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बोलते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं। तो हम आपको यह समझा रहे हैं कि इसके अलावा हमारे पास क्या होती है बेटा, हमारे पास प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, दो टाइप की मेनली मिलती हैं। अब दो टाइप की मेनली होती हैं, ये किसके हिसाब से मुझे कौन बताएगा, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। देखो मेरी बात समझो, मेम्ब्रेन पर प्रोटीन बहुत सारे काम करती है, चैनल होती है, एंजाइम होती है, पंप होती है, रिसेप्टर होती है। स्ट्रक्चर के हिसाब से दो तरह की प्रोटीन है, तो मेनली टू टाइप की होती है। हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, बेसिस मतलब आधार पे, बेसिस ऑफ ईज, ईज मतलब कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन। तो वो दो टाइप की है, पहली है मेरे पास इंटीग्रल और दूसरी है पेरीफेरल। सुनो ध्यान से, इंटीग्रल क्या होती है, इंटीग्रल वो होती है विच इज, समझो इंटीग्रल क्या होगी, विच इज पार्शली। पार्शली मतलब ये देखो, इधर देखेंगे मेरी तरफ, ये देखो, ये आधी गई हुई है ना मेम्ब्रेन पे, और ये पूरी तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर है। तो पार्शली और फुली बरीड इन मेम्ब्रेन, इनको निकालना मुश्किल होता है। मेम्ब्रेन में फुली और पार्शली बरीड होते हैं, है ना, इनको डिफिकल्ट होता है रिमूव करना, डिफिकल्ट टू रिमूव। उसके लिए आपको मेम्ब्रेन तोड़नी ही पड़ेगी, आरबीसी की जैसे मेम्ब्रेन तोड़ी है उसके बिना नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, मान लो आपसे कोई पूछ एग्जाम्पल बताओ, इसके एग्जाम्पल बताओ। तो जैसे चैनल होते हैं, जैसे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, इधर देखना, मेरी तरफ देखना सारे बच्चे। मान लो मेरे पास ये मेम्ब्रेन है, मैंने क्या किया है, एक इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे बना दी है ये, और एक इस ऐसे बना दी है इंटीग्रल। इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं चैनल टाइप की चीज। तो ये मेरे पास क्या बन गया, इस तरीके की चीज बन गई जिसको हम चैनल बोल रहे हैं।
इंटीग्रल प्रोटीन ने क्या कर दिया, चैनल बना दिया या पोर बना दिया। समझ में आ रहा है? अब एक इंटीग्रल प्रोटीन ऐसी हो सकती है जो इस तरीके की हो, ऐसे, इसे रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर क्या होता है समझो, जैसे मान लो ये अंदर साइटोप्लाज्म है, बाहर सेल का हिस्सा है, तो यहां पर हार्मोन लगकर यहां चेंज लाए, इसे रिसेप्टर कहते हैं। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो क्या क्या होता है समझना। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है बेटा, एक तो वो होती है चैनल, किसी प्रकार का वो चैनल हो सकती है, समझ में आ रहा है? वो पंप हो सकती है, वो किसी प्रकार का पोर हो सकती है, छेद हो सकती है। जैसे हम लोग क्या होता है, चैनल तो प्रॉपर ऐसे अंदर से जगह होती है, दो मेम्ब्रेन के बीच में पोर भी बन जाते हैं बड़े साइज के, उनको पोर बोल सकते हैं। उसके अलावा वो रिसेप्टर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रिसेप्टर्स हो सकते हैं। आपके सिलेबस में आप याद करो, आपने कुछ नाम पढ़े थे कभी, एक आपने पढ़ा था ग्लूट4, याद आया किसी को? ग्लूट4। एक आपने पढ़ा था एफ नॉट चैनल है। यस, यस और नो? सोडियम पोटेशियम पंप, पोर में आ गया पोरिन्स। याद करो, रिसेप्टर कौन से हार्मोन के लिए सेल के सरफेस पर होते हैं, किसी को याद है? आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो जहां पर यह पढ़ाया जाता है कि प्रोटीन हार्मोन के लिए रिसेप्टर सरफेस पर होते हैं, और वो रिसेप्टर के ऐसा ये मेम्ब्रेन है, ये रिसेप्टर है। तो कोई हार्मोन आया, उसने यहां लगा और यहां बदलाव कर दिया, याद आया कि नहीं आया? यस, यस। तो वो रिसेप्टर्स जो होते हैं कौन से हार्मोन के लिए? फॉर प्रोटीन हार्मोन। वो भी मेरे पास किसके बने होते हैं? खुद प्रोटीन के बने होते हैं। यस और नो? यस। उसके अलावा एक हमारे पास होती है पेरीफेरल। पेरी का मतलब होता है साइड में, ये रही देखो, पेरीफेरल जो किससे लगी रहती है? पोलर हेड से। ये अटैच होती है पोलर हेड से, अटैच टू पोलर हेड। इसको रिमूव करना आसान होता है, इजी टू रिमूव, इजी टू रिमूव। क्लियर है? यस। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? हम आपको यह पढ़ा रहे हैं कि हमारे पास लिपिड है और हमारे पास क्या है बच्चे? हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स हैं। दो चीजें हमने बता दी, और ये हमने कैसे पता लगाया है? बायोकेमिकल स्टडी से। तीसरी चीज मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो ये प्रोटीन पर कुछ शुगर की चेन लगी हुई है। आप में से कितने बच्चों को जेनेटिक्स याद है? थोड़ी बहुत अगर आपको याद है तो वहां पर पढ़ाया गया है कोडोमिनेंस का एक टॉपिक, ब्लड ग्रुप का। उसमें यह बताया गया था कि आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड मतलब शुगर की चेन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये शुगर की चेन है। ये किसकी चेन है? शुगर। शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो शुगर की चेन है। शुगर की छोटी चेन को कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि मेम्ब्रेन के सतह पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ओलिगोसैकेराइड। क्या लिखोगे? ओलिगोसैकेराइड। यस और नो? तो हम अगर बात करते हैं तीसरी चीज की, तो तीसरी चीज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास अगर चेन ऑफ शुगर, चेन ऑफ शुगर जो कि क्या है? ओलिगोसैकेराइड है, जो कि क्या है बेटा? ओलिगोसैकेराइड है। वो अटैच होती है, अटैच ऑन प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन पर अटैच है तो उसके लिए एक सुंदर सा नाम लिखते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या लिखेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर एंटीजन, ए एंटीजन, बी एंटीजन आपने पढ़ा था, तो दे आर ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है वो? ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर कार्ब चेन ऑफ शुगर लिपिड से जोड़ दें, देख बेटा, ये लिपिड से पोलर हेड से ये चेन ऑफ शुगर जोड़ दें, तो ये भी ओलिगोसैकेराइड है, चेन ऑफ शुगर है। ये भी क्या है? चेन ऑफ शुगर है। तो अगर मैं चेन ऑफ शुगर यहां जोड़ रहा हूं, ठीक है,
तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? चेन ऑफ शुगर, बताओ जल्दी से। चेन ऑफ शुगर, यस, चेन ऑफ शुगर अगर मैं यहां जोड़ रहा हूं तो उससे क्या होगा? तो अगर मेरे पास चेन ऑफ शुगर, चेन ऑफ शुगर कहां अटैच है? अटैच ऑन, कहां पर? ऑन लिपिड। तो उसको एक अच्छा सा नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको? उसको लिखेंगे ग्लाइकोलिपिड। अब मैं आपसे एक बढ़िया सी बात बताता हूं। ये प्रोटीन बनाई है, ये वाली, ये प्रोटीन बनाई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इस पर ये शुगर किसने जोड़ी होगी? गोल्जी बॉडी ने। इसीलिए गोल्जी बॉडी के रोल में लिखा है ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस। यस और नो? यस और नो? यस और नो? एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार आ जाओ। ये मेरे पास लिपिड की बाइलेयर है। ये क्या है? लिपिड की बाइलेयर है। ये वाली प्रोटीन जो आसानी से हट सकती है, इसको कहते हैं कौन सी प्रोटीन? कौन सी प्रोटीन? सर इसको कहते हैं पेरीफेरल, पेरीफेरल प्रोटीन। कोई दिक्कत है किसी को? आगे आ जाओ, फिर बता रहे हैं। अब आ जाओ, ये वाली प्रोटीन्स, इनको नाम देते हैं इंटीग्रल। यस, इनको नाम देते हैं ग्लाइको, ग्लाइको क्या? प्रोटीन। और इनको नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। यस और नो? यस और नो? थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं ताकि आपको दिखे। यहां तक ठीक है? जल्दी बताओ, यहां तक ठीक है? एक बार रिपीट कर दूं, एक बार रिपीट कर दूं। कौन सी प्रोटीन आसानी से निकल जाती है? पेरिफेरल का एग्जांपल समझाता हूं। आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टे होते हैं। ये क्रिस्टे है बेटा। इस क्रिस्टे पर मेरे पास ये लिपिड बाइलेयर है, इस पर ये चैनल है, और इस पर ये हेड होता है। यस, ये क्या है? मैंने इसको बनाया, इसको जूम करके बनाया। तो ये लिपिड बाइलेयर है, ऐसे ऐसे। तो इसको कहते हैं एफ नॉट। ये सुना है? ये चैनल है। इसको क्या बोलेंगे? ये चैनल है। ये इसको बोलते हैं एफ नॉट, ये चैनल है। तो ये कौन सी प्रोटीन होगी? इंटीग्रल। ये हेड है, हेड को कहते हैं F1। ये कौन सी प्रोटीन होगी? पेरीफेरल। किसको नहीं समझ में आया? ये क्यों बताया मैंने? ये बताया आपको उसके अंदर। अच्छा, कोई बच्चा है जिसको नहीं पता ये क्रिस्टे क्या होते हैं? सुनो ध्यान से, मेरी तरफ देखोगे। मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, सुन ध्यान से। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी इस मेम्ब्रेन को मैंने जूम कर दिया। यहां जूम कर दिया तो ये लिपिड की ऐसे बाइलेयर है, ये लिपिड की बाइलेयर है। ये बाइलेयर इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। अब इसमें मेरे पास इस तरीके से एक चैनल बना रहता है, ऐसे। इस तरीके से एक चैनल होता है, ऐसे। ये चैनल है, ये चैनल है ऐसा। और इस तरीके से हेड होता है। तो ये बाइलेयर है, ये बाइलेयर है, ये भी अलग बाइलेयर है। तो इसमें मेरे पास इनर मेम्ब्रेन पर, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सर ये इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन पर मेरे पास क्या है बता? इनर मेम्ब्रेन पर ये जो चैनल है, ये वाला, इसको कहते हैं एफ नॉट चैनल। कौन सी प्रोटीन होगी? इंटीग्रल। ये जो हेड है, इसको कहते हैं F1। ये पेरीफेरल हो गई, क्योंकि ये किससे अटैच होगी? इससे अटैच हो सकती है। यस और नो? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, चलो नोट करेंगे। यस और नो?
ऑलिगोसैक्राइड क्या एक बच्चे ने पूछा है बेटा, ऑलिगोसैक्राइड चेन होती है शुगर की। मेरी बात सुने, आप एक टर्म पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। जब ग्लूकोज दो ले लो तो माल्टोज है, उसे डायासैक्राइड कहते हैं। दो ग्लूकोज जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, डायासैक्राइड। दो से लेकर 8 9 10 तक जुड़ेंगे ऑलिगोसैक्राइड। बहुत सारे जुड़ेंगे पॉलीसैक्राइड। तो मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे मैं आपको यह भी क्लियर करूंगा कौन सी चीज कहां है, तो थोड़ा सा आपको एक चित्र के द्वारा समझाएंगे ताकि और क्लियरिटी आए आप लोगों को। हाँ, और क्लियरिटी आए, देखेंगे कैसे बता रहे हैं, एक चित्र द्वारा समझा रहे हैं। थोड़ा सा एक बार फिर लिखने के लिए टाइम भी देंगे। मान लो ये आपके पास कोई सेल है, ये सेल है, कोशिका है। अब इस सेल में अगर आप ध्यान से देखोगे, हम इस लिपिड बाइलेयर की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हम लिपिड बाइलेयर की बात कर रहे हैं। यस और नो, ठीक है, यस और नो। यस और नो, ये समझ में आ रही है, ऐसे बाइलेयर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझ ध्यान से, इसके बीच में मेरे पास कुछ प्रोटीन्स है, जैसे ये एक प्रोटीन हो गई, एक प्रोटीन यहां हो गई, है ना, इस तरह की प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो ऐसे चैनल बना देती हैं, मतलब वो प्रोटीन इस तरीके से चैनल बना देती है, ऐसे इस तरीके से। ये तो चैनल हो गया। कई बार क्या होता है, ध्यान से समझना भाई, मजेदार चीज है ये, मजेदार चीज बता रहा हूं। मेरे पास क्या है, ये इस तरीके से बाइलेयर है। इस तरीके से क्या है बेटा, ये बाइलेयर है। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? हाँ। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता चैनल और पोर में क्या फर्क होता है। कई बार क्या होता है कि मेरे पास एक प्रोटीन यहां लगी रहती है इंटीग्रल, एक यहां लगी रहती है। इसकी वजह से ये जो जो छेद है, ये पोर है, थोड़ा बड़ा बन जाता है। तो इसको बोल देते हैं पोरिंस और इसको बोल देते हैं चैनल। यस और नो, यस और नो। अब ये जो है बेटा, ये भी चैनल बन सकता है। ऐसा देख, किसके बीच में गैप बन रही है, ये चैनल है। यस और नो, समझ आ रहा है? गैप बड़ा होगा, पोरिंस बोल दिया। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास समझना ध्यान से, हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से शुगर की चेन इस पे लग सकती है या प्रोटीन पे लग सकती है। अगर प्रोटीन पे लगी है, प्रोटीन पे लगी है, समझो इस बात को, प्रोटीन पे लगी है, तो प्रोटीन पे लगी होने की वजह से ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन है। अब ये कौन सी प्रोटीन है सर, ये इंटीग्रल है। ये कौन सी इंटीग्रल है? अब जरा देखो इधर, अब ये वाली प्रोटीन कौन सी है सर, ये पेरीफेरल है। तो क्या पेरीफेरल, अब मुझे बताओ, ये मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा है, तो इस वाले पार्ट को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक। सेल के बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट। यस और नो? तो पेरीफेरल प्रोटीन दोनों तरफ हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। चैनल तो दोनों तरफ है ही। लेकिन एक खास चीज हमने ऑब्जर्व करी है कि जब भी मेरे पास ये जो है, इसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ये हमेशा बाहर की तरफ होगा, मतलब इस तरफ होगा। इस तरफ ग्लाइकोलिपिड और नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कौन है ये नो? आशुतोष त्रिपाठी, मार खाओगे। यस, इतना आसान से समझा रहा हूं इसको, कोई बात नहीं, फिर बताता हूं। तुम सब पुराने पापी हो, रैंक तुम्हें 1 चाहिए एम्स और पढ़ना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया अब? अच्छा, एक चीज और मैंने बताई, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, वो इस तरफ होता है, बीच में यहां पे, यहां लगा रहता है, ऐसे अंदर नहीं होता, यहां लगा रहता है। और कोलेस्ट्रॉल इस साइड होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो यहां पर ऐसे लगा रहता है। यस, ये कोलेस्ट्रॉल ऐसे की तरफ होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं, सुनना ध्यान से,
मैं अगर आपसे कहूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लो, अगर आप देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, हम अगर यहां पर आपको एक बात बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ग्लाइकोलिपिड रिसेप्टर की तरह काम करता है, या ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जो है बेटा, ये एक्स आउटर साइड होता है, आउटर साइड होता है, यस। कोलेस्ट्रॉल अंदर की तरफ होता है, यस। बाकी सारी चीजें दोनों तरफ हो सकती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या ऐसी चीजें हैं जो मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिक बनाता है, एसिमेट्रिक का मतलब होता है दोनों तरफ नहीं मिलना, वो मेरे पास क्या है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सारी मेम्ब्रेन में नहीं मिलता। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली हमें जो मिलता है वो कौन सी मेम्ब्रेन है, मेमेलियन। मेमेलियन, तो क्या हमें आरबीसी में मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। मेमेलियन सेल्स हो सकते हैं या एनिमल सेल्स बोल सकते हो। और आपको किस में मिल जाएगा, माइकोप्लाज्मा में मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पेरिफेरल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है, हाँ ये आसानी से हट सकती है, लिपिड से ही तो किससे अटैच होगी, पोलर हेड से। क्लियर है? पोरिन्स और चैनल के बीच में डिफरेंस समझ में आया? यस सर, समझ में आ रहा है। चैनल और पंप देखने में एक जैसे ही होते हैं, जैसे ये पंप है, ये पंप है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये पंप है, दिस इज पंप, इसमें और चैनल में किसका फर्क है, कलर का? नहीं भाई। पंप में यहां पर कोई एंजाइम होगा जो एटीपी तोड़ेगा, एटीपी तोड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे होगा क्या, यहां पर कोई चीज 10 है, यहां पर 2 है, समझो, जानी किस डायरेक्शन में चाहिए थी, कम से ज्यादा की तरफ, जाएगी किस डायरेक्शन में, इधर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं पंप के साथ क्या खास बात होगी, क्या खास बात होगी पंप के साथ? पंप के साथ कोई एंजाइम जुड़ा होना चाहिए जो एटीपी तोड़कर एनर्जी बनाए, ताकि मैं चीज को मूव कर सकूं, यस और नो। पंप और चैनल देखने में एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ क्या होता है, पंप एटीपी तोड़कर चीजों को मूव करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है एटीपी को तोड़ने वाला एंजाइम इस साइड हो? नहीं, क्योंकि एटीपी तो सेल में बनेगी, तो तोड़ने वाला एंजाइम कहां होगा, तोड़ने वाला एंजाइम कहां होगा बताओ, तोड़ने वाला एंजाइम कहां होगा, अंदर की तरफ होना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा मैं कुछ ज्यादा डीप पढ़ा रहा हूं कुछ को? हाँ भाई, टिम्पू चिंपू टाइप के बच्चों, आ जाओ बनाओ। बेटा मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली ज्यादा पढ़ाऊंगा इस साल, कॉन्सेप्चुअली, डाटा नहीं पढ़ाऊंगा। हो क्या रहा है आप समझ नहीं रहे हो, बहुत सारे बच्चों में एग्जैक्ट बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों से मेरी लगातार बात हो रही है जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी थे जो ऑनलाइन पढ़े फिर अगले साल ऑफलाइन चले गए, कुछ ऐसे हैं जो ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन, ये होता है हर साल। हम अपने फेलियर का कारण जब किसी और को सोचते हैं तो ऐसा ही होता है। मैंने क्या फील किया, वो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम कोटा चले गए, वहां पर टीचर एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं। क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि पेपर टफ आया। आपको समझना पड़ेगा कि हमें बच्चों को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग करना है, उनके दिमाग में डाटा नहीं भर देना है। यहां पर बहुत सारे टीचर स्पेक्ट्रिन नाम की प्रोटीन लिखवाते, मैं नहीं करा रहा। मुझे आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग करना है, चीजें स्ट्रांग करनी है। मुझे आपको ऑलिगोसैकेराइड का मीनिंग समझाना है, क्योंकि वो आपके पास है, कहां दे रखा है, आप देखो कोडोमिनेंस में। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं समझ में आ रही कि मुश्किल पेपर का मतलब ये नहीं है कि हमें मौका मिल गया है बच्चे को एक्स्ट्रा डाटा पढ़ाकर उसको दाब दें बोझ के नीचे, ताकि अगले साल जब पेपर आसान आए, अगर आ गया तो वो बच्चा वो भी ना कर पाए, जो ऐसा बहुत पहले होता था 2013 14 में, 12 में, 15 में बहुत डाटा पढ़ाया जाता था। हम खुद एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, हम समझते हैं कि एनसीईआरटी को कॉन्सेप्चुअली कैसे पढ़ाना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। तो प्लीज अगर आपके मन में कभी ऐसा डाउट आए, आप डायरेक्ट अपने मन में रखना, जो पढ़ा रहे हैं उसके अराउंड ही आएगा। आपको दो तीन चीजें अपने दिमाग में रखनी। पहला, डीप पेपर का मतलब बायो में लेंदी आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल आ सकता है, पर एनसीईआरटी के बाहर बहुत सारा नहीं आता है, जितना हम कराते हैं उसी के अराउंड आएगा। गलत डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि क्या एक होड़ लग गई है, मैं ज्यादा पढ़ाता हूं, वो नहीं होना चाहिए। सही है, नोट कर लो फटाफट से। यस,
बेटा साइटोसोल और लिपिड में डिफरेंस है, हाँ। चलें आगे। लिख लिया? चलें बेटा आगे। चलें? चलें आगे। लेट्स स्टार्ट। फिर मारूंगा, पिटाई कर दूं तुम्हारी मैं 700 पार वालों की। यही हो रहा था लास्ट ईयर, अब की बार 700 पार, अब की बार 800 पार। सीट चाहिए गवर्नमेंट, बस रैंक आ गई वो तुम्हारी, सीट आ गई हमारी। ठीक है? हाँ। ग्लूट फोर बेटा एक चैनल होता है, कहां मिलेगा? बायोमोलिक्यूल में। ठीक है, आ जाओ। हाँ, रैंक आ गई, तुम जाओ उसको सेल करो, पैसे कमा लो। आ जाओ, देखो हमने क्या पढ़ा है, देखो यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, पहले पूरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोज, एनक्लोज का मतलब कवर करना, एवरी टाइप ऑफ सेल। इट सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है, मेरी बात सुने ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ध्यान सुनेंगे बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। अब वो क्या कंट्रोल करती है, सुनो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज अंदर आएगी और क्या वेस्ट बाहर फेंकना है। सेल के अंदर क्या चीज अंदर आएगी और क्या चीज बाहर जाएगी। जैसे मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, आपके घर में दरवाजा होता है ना, गेट होता है या दीवारें होती हैं, उनसे ही तो डिसाइड होता है कि क्या अंदर आएगा क्या नहीं जाएगा बाहर। ये सारी चीजें, वेस्ट बाहर फेंकना है, काम की चीज अंदर लानी है। इट ऑल्सो सेंस, इट ऑल्सो सेंसर। सेंसर का क्या मतलब होता है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होते हैं, तो क्या वो रिसेप्टर जो होते हैं, क्या वो रिसेप्टर जो होते हैं वो सेंस करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को? आप फील कर सकते हो, आप खुद से सोचो। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो रिसेप्टर हैं, उस पे कोई चीज लगकर अंदर के बदलाव को कंट्रोल करती है। तो ये कुछ काम है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब मैंने आपको यही चीज बताई थी क्लास के स्टार्टिंग में। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दो टाइप की है, हम लिख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल मेम्ब्रेन। इन दोनों में, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी क्या होती है मैं लिख देता हूं। ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ किसकी बनी है बताओ? मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड की बाइलेयर होती, ईआर की हो, गोल्जी की हो, है ना, लाइसोसोम की हो। डिफरेंस क्या होता है बेटा? रेशियो, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन और लिपिड ये डिफरेंट होता है, ठीक है, इज डिफरेंट, ये अलग अलग होता है, ये डिफरेंस होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे
अगर आपसे कोई पूछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, आप कहोगे यस। क्या कोई और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, आप कहोगे यस। ईआर की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, गोल्जी की मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, दे ऑल आर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। समानता क्या है? वही लिपिड बाइलेयर की बनी है। डिफरेंस क्या है? प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज अलग होगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना, ये प्रोटीन है या लिपिड है? समझना। अगर मैं प्रोटीन कम ज्यादा करूंगा तो लिपिड की परसेंटेज पे भी तो फर्क आएगा। हाँ सर, प्रोटीन किसी भी मेम्ब्रेन में कम ज्यादा उसके फंक्शन के हिसाब से होती है। कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी मेम्ब्रेन पर होगा, कोई चैनल होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। यस और नो? यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो प्रोटीन कंटेंट हाई किस में होगा? अगर कुछ मुझे कोई मेम्ब्रेन बतानी है तो मुझे लिखना है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें मेरे पास प्रोटीन का कंटेंट जो है वो कंपैरेटिवली क्या है? हाई होता है। प्रोटीन कंटेंट लो, ठीक है, किस में होगा? व्हेन लिपिड हाई होगा। लिपिड हाई है किस में? इन इन हमने क्या लिखा? न्यूरॉन। कौन से वाला? माइलिनेटेड। कौन से वाला? माइलिनेटेड न्यूरॉन। कौन से वाला? माइलिनेटेड न्यूरॉन। टाइप ऑफ लिपिड इन मेम्ब्रेन बताओ। टाइप ऑफ लिपिड इन मेम्ब्रेन, एक है फॉस्फोलिपिड और दूसरा है बेटा मेरे पास कोलेस्ट्रॉल। दूसरा है मेरे पास कोलेस्टेरॉल। यस और नो? यस और नो? यहां पर लिखी हुई सारी बातों से एग्री कर रहे हो तो आगे चलते हैं। यस। जल्दी करो, सेंसर वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी सेल है उसमें बाहर ये प्रोटीन रिसेप्टर है, तो यहां पर कोई चीज जुड़ेगी तो यहां पर फील किया जाएगा। तो बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट ये नहीं होता कि मेरे बाहर का एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट का मतलब है एक तो मेरे बाहर का एनवायरनमेंट, दूसरा सेल के बाहर का भी एनवायरनमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं। अगर आपसे कोई कहे, ध्यान सुनेंगे, अगर आपसे कोई कहे कि ब्लड जो है, ब्लड जो है, ब्लड, हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज की परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है, तो हम ग्लूकोज को कम करेंगे ना। कौन करेगा ये काम? इंसुलिन करेगा। तो कोई ऐसे सेल होने चाहिए ना जो बाहर फील कर सके ग्लूकोज ज्यादा है, वो सिग्नल भेजेंगे। वो कहेंगे काम कर भाई, पेनक्रियास तू इंसुलिन बना, हमें ग्लूकोज घटाना है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी सेल और कोशिका के बाहर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बेटा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब है कोई भी मेम्ब्रेन, वो सेल की भी हो सकती है, ऑर्गेनल की भी हो सकती है। अगर इनमें समानता देखोगे दोनों में, सिमिलरिटी क्या है? सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है। डिफरेंस क्या है? प्रोटीन लिपिड वेरी करेगा। यस, आप बताओ। बेटा मॉर्निंग से क्लास ले रहे हो, शोल्डर पेन हो रहा है, क्या कोई और ऑप्शन है हमारे पास? जल्दी करो। जल्दी फास्ट। चले बेटा।
चलें आगे, लिख लिया, लिख लिया बेटा। नॉन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बता देता हूं, सेलोफेन बैग होता है जिससे डायलिसिस करते हैं बेटा। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तो आपको पता है, कुछ ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिससे आर्टिफिशियल डायलिसिस में यूज करते हैं, सेलोफेन बैग हो गया और कुछ भी होती है, नायलॉन की मेम्ब्रेन हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। टाइप ऑफ लिपिड कौन कौन सा है मेम्ब्रेन में? फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड में एक मेन टाइप होती है लेसिथिन। लेसिथिन आपके लंग्स में भी मिलता है ना, एक फॉस्फोलिपिड आपके लंग्स में भी मिलता है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई चीज मेम्ब्रेन में घुसी हुई है तो आसानी से निकलेगी? नहीं। सरफेस पर आसानी से निकलेगी, तो कौन सी आसानी से निकलेगी, पेरिफेरल या इंटीग्रल? पेरिफेरल। यस, यस। न्यूरॉन वाला पॉइंट में बता देता हूं बेटा, प्रोटीन कंटेंट हाई कब होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रोटीन कंटेंट लो कब होगा? जब लिपिड की परसेंटेज हाई होगी, और वो न्यूरॉन में होती है। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, कौन सा न्यूरॉन? माइलिनेटेड, ऐसा वहां होता है। यस, आगे चले। सेंसर वाला क्लियर नहीं हुआ बेटा, मैं ये कह रहा हूं इट ऑल्सो सेंस, सेंसर ना लिख के सेंस लिख लो, सेंस चेंज। इट ऑल्सो सेंस, सेंस चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्लियर है? क्लियर है? यस। हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट रिपीट कर देते हैं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे पास, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होने की वजह से बहुत सारे एंजाइम ज्यादा हैं। यस, ठीक है, आगे आ जाइए। कोलेस्ट्रॉल वाला रिपीट कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल की ऐसी रिंग होती है, अगर आप एनसीईआरटी चेक करोगे, कुछ इस तरह की रिंग हमारे पास कोलेस्ट्रॉल में होती है। ये रिंग वाला पार्ट जो है मेम्ब्रेन में यहां पर अटैच मिलता है, ऐसे इस पर, है ना, ये बताना चाह रहा हूं। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दोनों तरफ नहीं मिलता, है ना। और कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है ना। लिपिड क्या होता है? एक बड़ी कैटेगरी होती है। लिपिड का मतलब होता है जैसे वैक्स, जो कान में वैक्स होता है वो भी लिपिड है। तो लिपिड में एक मेम्ब्रेन का लिपिड आता है फॉस्फोलिपिड, और एक आता है कोलेस्ट्रॉल। आगे आ जाओ। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं बेटा? मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं, क्या हुआ था, ध्यान से सुनेंगे। जब हमने केमिकल स्टडी करी, केमिकल स्टडी करने से, मेरी बात समझ ध्यान से, ये जो मार्कर है, ये इसका मैं क्या देख रहा हूं? स्ट्रक्चर देख रहा हूं। ये किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का। पहले पूरी बात समझियो, ये किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये प्लास्टिक इसका क्या है? केमिकल है। पॉइंट ये है कि मैं इसको तोड़ फोड़ के ये तो पता लगा लूंगा ये प्लास्टिक का है, पर शेप कैसे पता चलेगी, या इसका स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ा? हमें क्या करना पड़ा? कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, अलग अलग मॉडल दिए। मॉडल क्या होते हैं? उनकी प्रपोजिशन थी कि किस तरीके से लिपिड और प्रोटीन अरेंज है मेम्ब्रेन में। मैं रिपीट करूंगा, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक मॉडल है, पर एनसीईआरटी ने लिख दिया है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल, इसका मतलब और भी होते होंगे। तो हम आपको 3 मॉडल का नाम बता रहे हैं। उसमें से पहले 2 एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो मैच द फॉलोइंग में आएंगे, अगर आए तो। बहुत डिटेल नहीं पढ़नी। मैं जब बोलता हूं ना कि अगर मैक्सिमम ये आ सकता तो उतना ही जा सकता, ध्यान से सुनना। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये लिपिड और प्रोटीन अरेंज है मेम्ब्रेन में, इसको लेकर हमारे पास कुछ मॉडल है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेनियल डेविसन। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर है, और वो सैंडविच है। सैंडविच समझ में आता? सैंडविच खाई है, 2 चीजों के बीच में कुछ दबा देते हैं, तो वो सैंडविच है बाई
ग्लोबुलर प्रोटीन, गोल प्रोटीन के थ्रू, ग्लोबुलर प्रोटीन। इतनी बात किसने बताई? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेनियल डेविसन। सर हमें करना, ये छोड़ भी सकते हो दोनों, पर कर लो, खाली ये याद रखना कि ये वाली प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलर। तो दोनों साइड में ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसे ऐसे लगी हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन की बात नहीं कर रहा था। उसके बाद आया रॉबर्टसन मॉडल, उसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि लिपिड मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, लिपिड मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय फाइब्रस प्रोटीन। सराउंडेड बाय कौन सी प्रोटीन? फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बता दो बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस। तो इसको हम कह सकते हैं सैंडविच मॉडल दिया इसने, और इसने दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इन दोनों साइंटिस्ट के नाम हमने कर लिए। ये एक तरह की फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस टाइप की है। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल था वो था हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल था, मोस्ट एक्सेप्टेबल था, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद आया। क्योंकि क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी आप क्या पढ़ रहे हो, बचपन से डायग्राम में आपको कलर भर के पढ़ाया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी चीजें आपको बहुत ऐसी नहीं दिखती। तो ये जो मॉडल आया 1972 में आया, और ये एक्चुअल में मेम्ब्रेन के फंक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा था। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल बाय किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन ने। किस ईयर में दिया है? 1972 में। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने क्या चीज बोली थी, सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। इन्होंने बोला था कि जो मेम्ब्रेन है वो सॉलिड नहीं होती। मेम्ब्रेन इज क्वासी, क्वासी का मतलब होता है लिक्विड जैसा, क्वासी फ्लूइड। सॉलिड नहीं होती मेम्ब्रेन, क्वासी फ्लूइड इन नेचर। मेम्ब्रेन कैसी नेचर का है? क्वासी फ्लूइड। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये जो मेम्ब्रेन है कि लिपिड है, ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, ये मूव कर सकते हैं, क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड का मतलब एक्चुअल में क्या होता है यहां पर? क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है नॉट सॉलिड, लिक्विड जैसा है, नॉट सॉलिड। ठीक है। अब दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन कैन मूव, प्रोटीन कैन मूव लेटरली। प्रोटीन जो होता है, देखो आपको समझना पड़ेगा इस मॉडल में, इस मॉडल में ध्यान सुनेंगे, इस मॉडल में क्या है? मॉडल क्या है बेटा? ये प्रोटीन और लिपिड की अरेंजमेंट बता रहा है। इस मॉडल में जो लिपिड है ना, वो फ्लूइड है। लिपिड क्या है? लाइक फ्लूइड है, सॉलिड नहीं है, लाइक फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड बोल सकते हो। और जो प्रोटीन है ना, वो उसके अंदर जैसे हम कहते हैं कि आइसबर्ग है, फ्लूइड है, ओशियन जैसा है, ओशियन। और ये आइसबर्ग जैसा है। मतलब क्या हुआ? जैसे होता क्या है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े आइस के टुकड़े पानी में, ओशियन में तैरते रहते हैं। ऐसे उसने बताया कि जो मेम्ब्रेन है ना, वो सॉलिड नहीं है, क्वासी फ्लूइड है, और प्रोटीन उसमें मूव कर सकती है। इसको हम बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। प्रोटीन लेटरल भी मूव कर सकती है, ऐसे भी मूव कर सकती है। प्रोटीन की जो मूवमेंट है ना बेटा, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको ईटीएस में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ईटीएस में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो मेम्ब्रेन क्या है? क्वासी फ्लूइड इन नेचर है। प्रोटीन कैन मूव लेटरली। इसकी एबिलिटी को कहते हैं, एबिलिटी इज नोन एज, एबिलिटी इज नोन एज फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं उसको? फ्लूइडिटी बोलते हैं। मतलब मैं क्या समझा रहा हूं कि ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन मेम्ब्रेन में ऐसे मूव कर सकती है। अगर मैं आपसे कोई चीज बोलूं, अगर मेम्ब्रेन सॉलिड होती, मेम्ब्रेन ठोस होती, तो मान लो क्या क्या चीज होती। अगर मेम्ब्रेन ठोस होती तो उसकी एक शेप होती, सही है,
उसके अंदर कोई चीज मूव नहीं कर सकती, ऐसे ऐसा ही तो होता। लेकिन अगर मेम्ब्रेन क्या है, क्वासी फ्लूइड है, तो इसका मतलब मेम्ब्रेन की अपनी कोई शेप नहीं होगी। दूसरी चीज क्या होगा, मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन ऐसे मूव कर सकती है। तो प्रोटीन की जो एबिलिटी है, मेरी बात समझो ध्यान से, ये जो प्रोटीन है ना बेटा, इस प्रोटीन की एबिलिटी टू मूव इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में वो मूव कर सके, उसको ही क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूइडिटी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन के फंक्शन को एक्सप्लेन करने की, क्योंकि फ्लूइडिटी ही क्या करती है बेटा, फ्लूइडिटी एक्सप्लेन करती है। एक्चुअल में कोई चीज जितनी ज्यादा फ्लूइड है, ध्यान सुनेंगे बेटा, फ्लूइडिटी क्या है, सुनो ध्यान से, फ्लूइडिटी क्या है, क्या एक्सप्लेन करेगी, यही एक्सप्लेन करती है मैनी फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। बहुत सारे फंक्शन मेम्ब्रेन के कौन एक्सप्लेन करता है, यही एक्सप्लेन करता है। एक बार मैं बहुत ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। अभी तक हमने आरबीसी की मदद से मेम्ब्रेन की बायोकेमिकल और केमिकल एनालिसिस करी। हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया। उसके आने से पहले कुछ साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल दिए। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ कुछ इमेज दिखी, तो डेनियल डेविसन ने, सॉरी, सिंगर निकोलसन ने एक बेटर मॉडल दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? हम ये मॉडल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ था, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940s के बाद डिस्कवर हुआ है। पर जैसे आरबीसी से मुझे कुछ कुछ डिटेल पता चली, तो लोगों ने क्या किया, एक मेम्ब्रेन के मॉडल दे दिए। फिर जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, तो मुझे सही मॉडल की जरूरत पड़ी। तो सिंगर निकोलसन ने बोला कि मेम्ब्रेन जो है वो सॉलिड नहीं है, वो वो पूरी तरह लिक्विड भी नहीं है, वो क्वासी फ्लूइड है। क्वासी का मतलब होता है आधा सॉलिड आधा लिक्विड। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है बेटा, उसमें ये लिपिड और प्रोटीन दोनों मूव कर सकते हैं। प्रोटीन ऐसा लगता है जैसे ओशियन में आइसबर्ग की तरह से है। प्रोटीन की ऐसी कैपेसिटी, प्रोटीन की ऐसी आदत, हैबिट, या बोल सकते हैं प्रोटीन की ऐसी एबिलिटी, जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन में मूव कर सकता है, उसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी। ये जो फ्लूइडिटी है ना, वो और भी फंक्शन एक्सप्लेन करती है। पर यहां पर हम एक बात समझने की कोशिश करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेम्ब्रेन में लिपिड भी मूव कर सकता है? क्या मेम्ब्रेन में लिपिड भी मूव कर सकता है? यस और नो? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यस, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से देखें ना, कैन लिपिड ऑल्सो मूव? कैन मूव? यस। अब सुनना ध्यान से, जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसको समझना। देखो भाई, ये लिपिड दिख रहा है? हाँ भाई, ये लिपिड दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अगर ये इधर आ जाए, अब आप समझ पाओगे शायद क्या हुआ है इसमें। हाँ भाई, समझ पा रहे हो क्या हुआ है? इसे लेटरल मूवमेंट कह रहे हैं। ये इधर मूव कर गया ऐसे। यस, एक तरीका ये भी है, इसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्यों बता रहा हूं, एक पीवाईक्यू में है। आपको शायद नहीं पता है कि हमें याद रहते हैं कौन से पीवाईक्यू में है ना? हमें वो उस तरह से उम्मीद नहीं है कि
कोई बताए? ये चीज यहां चली गई, आप देख रहे हो, ये चीज कहां चली गई, यहां ऐसे, देखो ध्यान से, ये ऐसे यहां आ गया, इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। मतलब ये इस मोनोलेयर से दूसरी मोनोलेयर में चला गया। अब ये अगर देखो, दिस इज मोनोलेयर, दिस इज मोनोलेयर, ये बताओ, दिस इज मोनोलेयर, दोनों को मिला के बाई लेयर कहते हैं। तो क्या लिपिड विद इन मोनोलेयर मूव करता है? कैन मूव विद इन मोनोलेयर, कैन मूव विद इन मोनोलेयर। क्या एक ही मोनोलेयर में मूव कर सकता है? हां कर सकता है, ठीक है। लिपिड कैन मूव बिटवीन टू मोनोलेयर, क्या दो मोनोलेयर में मूव कर सकता है? हां कर सकता है, ऐसे, इसको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। कुछ समझ में आया किसी को? यस, सिर्फ समझाने के लिए, क्या ये एनसीईआरटी में नहीं, फ्लिप फ्लॉप कहां दे रखा है, एक पीवाईक्यू में था, क्यों बताया? ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए बस। यस यस यस। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोलता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलता है कि ये जो मेम्ब्रेन है वो सॉलिड नहीं है, मेम्ब्रेन लिक्विड जैसी है, पूरी तरह से लिक्विड नहीं है। कैसी है? क्वासी फ्लूइड है। उसकी वजह से मेम्ब्रेन में प्रोटीन मूव कर सकती है, जिसे फ्लूइडिटी बोलते हैं। मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इस वजह से बहुत सारे फंक्शन एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर मैं पानी भरता जाऊं, अगर इसकी दीवार फ्लेक्सिबल है तो क्या इसमें ग्रोथ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो मेम्ब्रेन की वजह से ग्रोथ हो सकती है। मेम्ब्रेन की वजह से आप उसको दो हिस्से में, बैलून ले लो, दो हिस्से में डिवाइड कर लो, वो पॉसिबल है। यस और नो? यस और नो? अगर लिपिड, देखो ध्यान से, अगर लिपिड आपका यहां था, यहां से यहां मूव कर गया, तो ये एक मोनोलेयर है, दिस इज मोनोलेयर, दिस इज मोनोलेयर। तो लिपिड कैन मूव विद इन, विद इन मतलब उसी मोनोलेयर में मूव कर जाए, लेटरल मूवमेंट, इस मोनोलेयर से यहां आ जाए, इसको कहेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या बोलेंगे? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अगर ये सॉलिड होता तो फट जाता, इसलिए हम कह रहे हैं मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है, उसकी प्रोटीन की एबिलिटी को हमने फ्लूइडिटी बोल दिया। पर क्वासी फ्लूइड होने से क्या क्या फंक्शन हो सकता है? इसका साइज बढ़ सकता है, ग्रोथ हो सकती है, इसको दो हिस्से में डिवाइड करना आसान होगा। यस और नो? ये सारी चीजें हैं। मैं अब आपसे एक सवाल को एक्सप्लेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यस, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। कितने बच्चों को सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होने की वजह से चीजों की मूवमेंट पता है? मैं आपको एक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पे मिलते हैं, उनकी मेम्ब्रेन में ऐसा क्या होता है कि फ्लूइडिटी को बढ़ा सके। क्योंकि जैसे देखो, एक चीज समझो, टेम्परेचर बढ़ने से मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर घटने से फ्लूइड नेचर घटेगा। अगर फ्लूइड नेचर घटेगा तो प्रोटीन चैनल इनकी मूवमेंट घटेगी, तो मेम्ब्रेन कम काम करेगी। तो उनको जिंदा रखने के लिए क्या ऐसा करना चाहिए, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आ जाए। क्वासी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड लगभग एक जैसी बात है, लेकिन क्वासी फ्लूइड हम लोग मेम्ब्रेन के लिए प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं। अभी के लिए इतने याद रखेंगे। आ जाओ। ये कॉन्सेप्ट नया है जो मैं आपको आज बता रहा हूं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कहीं पे। हाउ फ्लूइडिटी अफेक्ट विद टेम्परेचर। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है बेटा,
अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई है तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी हाई होती है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी हाई होती है। यस और नो? यस सर। लो टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी लो होती है। अगर फ्लूइडिटी लो हो गई तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, पे जो भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, दे शुड हैव सम मैकेनिज्म, कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए टू इंक्रीज फ्लूइडिटी। क्या इस बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं? पहले बताओ, क्या इस बात से एग्री कर रहे हो? बताओ भाई जल्दी से। हाँ भाई जल्दी बताओ, इस बात से एग्री कर रहे हो? मैं सिंपल सा एक लॉजिक कह रहा हूं कि हाई टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, जैसे कि हमारे श्रीमान बैक्टीरिया मिल रहे हैं। अब जरा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, सुनना ध्यान से। अगर आपके पास ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड है, ठीक है सर, इसमें दोनों में ये एक फैटी एसिड है, 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 ठीक है। ये भी एक लिपिड बना देता हूं, ये एक फैटी एसिड है। अब ये जो फैटी एसिड है, आप में से कितने लोगों को पता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? पता है नहीं पता है? सुनना, मान लो ये कार्बन की चेन हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। लेकिन कार्बन की चेन में अगर यहां डबल बॉन्ड आ गया और ये चीज ऐसे बेंड, मेरी बात सुनिए ध्यान से, समझियो, यहां डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। फिर मान लो सिंगल बॉन्ड, फिर मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड बना दिया ऐसे ऐसे। मैं, मेरा पॉइंट सिर्फ आपको ये समझाने का है, सैचुरेटेड कार्बन की चेन किधर भी ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती है। अगर अनसैचुरेटेड होता है तो उसमें फोल्डिंग नहीं होती। वो अपना कॉन्सेप्ट लगा लेना, कौन से वाला? सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर, ये अनसैचुरेटेड है। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 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 यहां पर सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसकी वजह से मेरे पास फॉस्फोलिपिड आराम से क्लोज पैक हो सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इनको हल्का सा किधर भी कर दो, फॉस्फोलिपिड जो है कैन बी क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। यस। अब मुझे आप एक सिंपल सा लॉजिक बताना, सिंपल सा लॉजिक बताना, कोई चीज कब ज्यादा फ्लूइड है? जब क्लोजली पैक्ड है और या दूर पैक्ड है। अब ये देखो जरा, अगर हमारे पास अगर हमारे पास किसी में ये देखो, ये सैचुरेटेड है मान लो, इसमें ये अनसैचुरेटेड आ गया, इसकी वजह से इस फैटी एसिड को दूर होना पड़ेगा इससे। तो अनसैचुरेटेड की वजह से क्या होगा बताओ? उसमें बेंडिंग आ जाती है। अनसैचुरेटेड की वजह से क्या होगा जल्दी बताओ? अनसैचुरेटेड, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा लूज पैक हो जाएगा। अगर लूज पैक होगा तो फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। क्या बढ़ेगी? फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। तो मैं आपको यहां पर यह समझा रहा हूं कि जो लो टेम्परेचर पर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर मिलते हैं उनके कंपैरिजन में। नॉर्मल टेम्परेचर वालों में क्या अनसैचुरेटेड नहीं होते? होते हैं। ऐसा नहीं है नहीं होते, होते हैं, लेकिन कम होते हैं। मेरी बात किसको नहीं समझ में आई? मैं कह रहा हूं सैचुरेटेड वाले पास पास लग सकते हैं, अनसैचुरेटेड वाले बेंड होने की वजह से
दूर हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि लो टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी बढ़े, तो मुझे कौन सा फैटी एसिड ज्यादा चाहिए? अनसैचुरेटेड वाला। कॉन्सेप्ट ये है कि जो बैक्टीरिया लो टेम्परेचर पर मिलते हैं उनके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है। बोलो भाई। किसको किसको तोता उड़ली सो गए? एक बार फिर से समझाएंगे, फिर से समझाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले कार्बन की सिंगल चेन सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड आने से चीज बेंड कर जाएगी। दो बेंड की हुई चीज क्या पास लगा सकते हैं? नहीं। या तो इनको सीधा करो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा फॉस्फोलिपिड जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनको पास पास लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि बेंडिंग की वजह से वो लग नहीं पाएंगे। सही है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब लिपिड थोड़ा दूर होगा तो वो सॉलिड की तरफ जाएगा, फ्लूइड की तरफ जाएगा? सर, फ्लूइड की तरफ जाएगा। इसका मतलब अगर लिपिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी। सही है। हम ये समझ रहे हैं कि लो टेम्परेचर पर फ्लूइडिटी घट जाती है, उसको बढ़ाने के लिए उनकी मेम्ब्रेन पर वो फॉस्फोलिपिड होता है जो अनसैचुरेटेड हो। अब बेटा अगर तुम इस तरीके से देख, बेटा ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, क्या ये नीट में आएगा? नहीं। पर मेरे दिमाग में क्या बैठ जाएगा? मेरे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से फ्लूइडिटी बढ़ती है। समझ इस बात को। मैंने यहां कोई डाटा नहीं लिखवाया है, तो अभी भी अगर नहीं समझ पाया, होता क्या है कि जब बच्चे जजमेंटल हो जाते हैं तो हमें फिर उस चीज को रोकना पड़ता है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्चुअली ज्यादा डीप पढ़ाऊंगा इस साल, पर मैं डाटा नहीं पढ़ाऊंगा। मुश्किल पेपर अगर आएगा तो कॉन्सेप्चुअली बचा है बस आना, और वो ऑलरेडी हम बहुत डीप पढ़ाते भी हैं, पहले से नहीं पढ़ाते क्या? पढ़ाते ही हैं, तो अच्छा पढ़ाएंगे। अब उसमें या तो लेंदी आ जाएगा, यस, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला, या कॉन्सेप्चुअल आ जाएगा। एनसीईआरटी के बाहर का आया तो वो मान के चलो ऐसा आ ही नहीं सकता। रीजन क्या है? क्योंकि अब सारे बोर्ड्स एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं। पहले अलग अलग बोर्ड फॉलो करते अलग अलग थे। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे मुझे इस सवाल का शायद आंसर नहीं मिला, आप शायद नहीं समझ पाए। अगर एनटीए को पेपर डिफिकल्ट बनाना था तो क्या वो सिलेबस जो उन्होंने हटाया वो ऐड करना था ना? वो क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि जो सिलेबस डिलीट हुआ है वो सीबीएसई ने किया है। क्यों? ताकि बच्चों पे से बोर्ड का प्रेशर कम हो। एनटीए वो काम नहीं कर सकता था, तो उसने सिर्फ कोविड में कौन सी चीज हटाई? समझ में आया? मैं क्या, मेरी बात समझो ध्यान से। हुआ क्या है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। लॉजिकली अगर आपसे पूछा जाए एनटीए पेपर कैसे डिफिकल्ट बना सकता था? पहला, लेंदी बना के। दूसरा, टाइम घटा के। मतलब 3 घंटे कर दिया, 180 मिनट कर दिया। तीसरा, जो सिलेबस डिलीट हो गया था उसको वापसी ऐड करके, क्योंकि वो भी तो कोविड के अराउंड ही डिलीट कर रहे थे। पर उन्होंने किया क्यों नहीं? क्योंकि वो बोर्ड के हिसाब से डिलीट हुआ है। बोर्ड के हिसाब से डिलीट होने का मतलब क्या है कि बोर्ड में प्रेशर घटाने के लिए कुछ कुछ सिलेबस डिलीट किया था। अब मैं उसको दोबारा ऐड करवा नहीं सकता एनसीईआरटी से। तो हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं और एनटीए फॉलो भी करता है। एनटीए कोशिश करेगा कि डिफिकल्टी दूसरे तरीके से बढ़ाई जाए। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? ऐसे ही हम ये समझते हैं कि बायो में डिफिकल्टी कैसे बढ़ाई जाएगी। बायो में बढ़ाने का तरीका लेंदी बनाना, कॉन्सेप्चुअल बनाना। और हम क्या कर रहे हैं इस बैच में, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि भाई लो टेम्परेचर पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेटा एक आपको अलग फील दे रहा है, उस तरीके से हमने करा है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। कॉन्सेप्चुअली पेपर आएगा तो हम कर ले जाएंगे, और मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए तो हम लोग डीपीपी और एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स आपके लिए आ रहा है, उसमें प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, मैं अपनी बात पे क्लियर हूं? सही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। आपका डोपा मैं दे रहा हूं। यस।